जरा सोचिए, हम जब भी भारत के इतिहास की बात करते हैं तो ज्यादातर ध्यान जाता है दिल्ली, मुगलों या फिर ब्रिटिश राज पर। लेकिन क्या आपने कभी उस समय के बारे में सोचा है जब दिल्ली कोई पॉलिटिकल सेंटर था ही नहीं, जब भारत के असली ताकतवर राजा हिमालय की घाटियों से उठ रहे थे। आज से करीब 1200 साल पहले कश्मीर की वादियों से एक सम्राट उठा जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसकी फौजें अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत और अरब तक गई। उन राजा का नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। अब देखिए, हम किसी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। ऐसे इंसान की जिसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और राज्य चलाने की सोच उस जमाने में भी बहुत मॉडर्न थी। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े राजा को आज कोई क्यों नहीं जानता? क्यों उसकी कहानी गायब है हमारी किताबों से, हमारी मेमोरी से? क्या है सिर्फ एक इतिहास की भूल है या जानबूझकर मिटाया गया उसका नाम? इस वीडियो में हम उसी भूले बिसरे राजा की कहानी जानेंगे, लेकिन एक ऐसे एंगल से जिसे आज तक कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। यह सिर्फ एक राजा की बायोग्राफी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स, एक्सपेंशन, एक एम्पायर की पूरा ब्लूप्रिंट है। इसलिए आज शुरू करते हैं उस फॉरगेटन एम्परर की कहानी जिसे एक वक्त में पूरे एशिया को हिला डाला, लेकिन अब गुमनाम। तो कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के कश्मीर से, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। उस समय कश्मीर सिर्फ एक शांत खूबसूरत घाटी नहीं था, वो एक सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम राज्य था। यहाँ पे कला, शिक्षा, व्यापार और इंटेलेक्चुअल गतिविधियां पूरे चरम पर थी, लेकिन अंदर से कश्मीर थोड़ा सा बिखरा हुआ था। राजनीतिक स्थिरता कमजोर थी, आसपास के इलाकों से टकराव थे और कई छोटे छोटे राजा अपने हित साध रहे थे। यानी हालात ऐसे थे जहां कोई भी बाहरी ताकत घुस आए तो आराम से सत्ता हड़प सकती है। इन्हीं हालातों के बीच जन्म हुआ ललितादित्य मुक्तापीड़ का। ये कांकोर वंश से थे, यानी एक स्टैब्लिश राज परिवार से, लेकिन उस वक्त ये डायनेस्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी। ललितादित्य ने बचपन से युद्ध कला, रणनीति और राजनीति की पढ़ाई में काफी दिलचस्पी दिखाई। वो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, वो सोचते थे, प्लान करते थे, लॉन्ग टर्म विजन रखते थे। यानी एक राजा बनने से पहले एक सोचने वाले लीडर बन चुके थे। जब उन्होंने गद्दी संभाली तब उनके चारों ओर कई खतरे मंडरा रहे थे। तिब्बत से आक्रमण, सिंध की तरफ अरबों की गतिविधि और खुद कश्मीर में आपसी गुटबाजी। लेकिन ललितादित्य ने एक बात दिमाग में बिठा ली थी, अगर भारत को एकजुट और सुरक्षित रखना है तो पहले कश्मीर को मजबूत करना होगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कूटनीति और युद्ध दोनों को एक साथ लेकर चलने वाले ये राजा आगे चलकर पूरे उत्तर भारत की राजनीति का नक्शा बदलने वाले थे। उन्होंने कोई चमत्कारी हथियार नहीं चलाया, बल्कि अपने डिसीजन, टाइमिंग, माइंडसेट से गेम चेंज करना शुरू किया। अब अगला सवाल ये है, वो पहला कदम क्या था जिससे उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की शुरुआत की? बस वहीं से अपना अगला चैप्टर और अपना अगला पॉइंट शुरू होता है। अब बात करते हैं उस जमाने की जब भारत के पश्चिमी दरवाजों पर अरब इन्वेडर्स लगातार दस्तक दे रहे थे। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम पहले ही कब्जा कर चुका था और इसके बाद खलीफा के जनरल्स लगातार आगे बढ़ रहे थे। इनका प्लान साफ था, पूरे उत्तर भारत को एक एक कर जीतना है। इसी कड़ी में नाम आता है जनरल जुनैद अल मूरी का। जुनैद कोई छोटा मोटा इन्वेडर नहीं था, उसने अरब साम्राज्य की तरफ से नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने का ऑर्डर मिल चुका था। उसने गुजरात, राजस्थान और पंजाब तक फौजें भेज दी। राजस्थान के कई बड़े हिस्से तबाह कर दिए थे और कई छोटे राजाओं ने हार मान ली थी। लेकिन वहीं से स्टेज पर एंट्री हुई ललितादित्य की। जब ललितादित्य को पता चला कि अरब सेनाएं भारत की जमीन पर पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने पहले हमले की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने खुद को सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रखा, पंजाब, सिंध, गांधार यानी आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर तक अपनी फौजें भेज दी। और ये कोई मामूली फौज नहीं थी, रणनीति में सजी, ट्रेनिंग में तेज और मिशन एकदम क्लियर। बाहर से आए किसी भी आक्रमणकारी को यहाँ टिकने नहीं देना है। इतिहासकारों के अनुसार ललितादित्य ने जुनैद की सेनाओं को बुरी तरह हराया। अरब सेनाएं कई हिस्से से पीछे हट गईं और इंडिया में उनका एक्सपेंशन रुक गया। इतना ही नहीं, ललितादित्य ने यहीं पे रुकना सही नहीं समझा। उन्होंने आगे बढ़कर तुर्कों से भी भिड़त ली। हाँ, वही तुर्क जो आगे चलकर दिल्ली की सल्तनत की नींव डालने वाले थे। कहा जाता है उनकी फौज अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच चुकी थी। यानी एक भारतीय राजा
वो भी 8वीं सदी में। भारत के पश्चिमी सीमा को प्रोटेक्ट तो किया ही, साथ ही दुश्मनों को उनके घर तक खदेड़ दिया। आज जब हम मुगल और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो सोचिए, क्या ललितादित्य जैसे राजा की कहानी को इतिहास से गायब कर दिया गया? क्यों हम नहीं जानते कि किसी ने अरब इन्वेजन को इतनी अर्ली स्टेज में रोका था। अब ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद ललितादित्य ने जो किया वो एक रीजनल पावर से उन्हें एक पैन एशिया फोर्स में बदलने वाला था। तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे ललितादित्य ने अरब इन्वेडर्स को पीछे धकेलकर भारत की वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। उनका विजन सिर्फ एक राजा का नहीं था। वो खुद को किसी एक राज्य तक सीमित नहीं मानते थे। वो जान चुके थे कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ बचाव से काम नहीं चलेगा, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही पश्चिम की फौज थमी, ललितादित्य ने अपना फोकस पूरब यानी ईस्ट की तरफ कर लिया। उस जमाने में तिब्बत एक बहुत पावरफुल राज्य था, बहुत संस्कृति का गढ़ भी था, लेकिन साथ ही कभी कभी आक्रमणकारी भी। ललितादित्य ने तिब्बत के अंदर घुसकर युद्ध किया। इतिहासकार बताते हैं कि उनकी सेना तिब्बत के बड़े बड़े हिस्से तक पहुंची, लेकिन वो लूटमार करने नहीं गई थी। उन्होंने वहां के कई बौद्ध मठों को संरक्षित किया, उन्होंने उनको दोबारा बनवाया और वहां की संस्कृति को सपोर्ट किया। नेपाली पहाड़ों से लेकर बिहार और बंगाल तक उनकी सेनाओं का असर दिखने लगा था। नेपाल में उनके प्रशासनिक सहयोग के संकेत मिलते हैं अभी भी, और बिहार बंगाल में पाला साम्राज्य के साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध बना। अब सोचिए, एक राजा जो अफगानिस्तान में अरब सेनाओं से लड़ा और वहां से घूमकर पूरा तिब्बत, नेपाल, बंगाल तक अपना प्रभाव फैला रहा था। इतना ही नहीं, कुछ चाइनीज रिकॉर्ड बताते हैं कि उनकी सेना तांग डायनेस्टी के बॉर्डर तक पहुंच गई थी, यानी आज का चीन। वहां तक एक इंडियन राजा के बारे में खबर पहुंच चुकी थी। अब ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं थी, पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति, रणनीति और ताकत का विस्तार था। ये कोई टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारत सिर्फ एक रक्षात्मक देश नहीं है, बल्कि एक पावर हाउस भी हो सकता है। ललितादित्य का सपना पैन इंडिया तक सीमित नहीं था, वो पैन एशिया सोच रहे थे, वो भी 18वीं सदी में। आज हम एशियन, इंडो पैसिफिक और जियो स्ट्रेटेजिक की बातें करते हैं, लेकिन ललितादित्य तब वो सब कर चुके थे बिना सैटेलाइट, रेडार या डिप्लोमेसी के। अब सवाल ये है कि इतनी दूर तक की विजन रखने वाले इन राजा को अचानक इतिहास से गायब क्यों होना पड़ा? इसका जवाब चैप्टर 4, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जहां उनके शासन के अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब सवाल उठता है कि इतने महान सम्राट जिसने अरब इन्वेडर्स को हराया, तिब्बत, नेपाल तक अपना परचम लहराया, आज उनकी कहानी किताबों में क्यों नहीं मिलती? सीबीएसई के सिलेबस में उनका नाम क्यों नहीं आता है? इसका जवाब थोड़ा सा कड़वा है और थोड़ा पॉलिटिकल भी। दरअसल हमारा जो मेन स्ट्रीम इतिहास है वो ज्यादातर दिल्ली सेंट्रिक या मुगल सेंट्रिक लिखा गया है। मतलब अगर कोई राजा दिल्ली, आगरा या उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा नहीं था तो उसे उतनी तवज्जो ही नहीं मिली। ललितादित्य कश्मीर से थे, जो भले ही भौगोलिक रूप से भारत का सिर है, लेकिन इतिहास की किताबों में उसकी नेक भी नहीं बनी। फिर आया ब्रिटिश एरा। ब्रिटिशों ने जब भारत का इतिहास लिखा तो उन्होंने उन नायकों को प्रोमिनेंस ही नहीं दी जो भारत को एकजुट करते थे। उनकी कोशिश थी कि भारत कभी यूनिफाइड आइडेंटिटी में सोच ही ना पाए। इसलिए ऐसे राजा जो पैन इंडिया या पैन एशिया सोचते थे, उन्हें या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया गया। अब बात आती है कश्मीर के हालात की। तो आज जो राजनीतिक और धार्मिक टेंशन वहां है, उन्होंने वहां के प्राचीन इतिहास को पीछे धकेल दिया। कभी जिस घाटी को शारदा पीठ कहा जाता था, ज्ञान और संस्कृत की राजधानी, वहीं की गर्व की बातें लोग भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक किताब है, रजत रंगिनी, कल्हड़ नाम के इतिहासकार ने 12वीं सदी में लिखी थी। उन्होंने कश्मीर के राजाओं की पूरी वंशावली लिखी है उस किताब में, और उसमें
ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम बहुत गर्व से लिया गया है। रजत रंगिनी कोई कल्पना नहीं, ये एक हिस्टोरिकल क्रोनिकल है। जैसे आज इतिहासकार को दस्तावेज होता है, पर अफसोस हमने अपने ही इतिहासकारों की किताबों को सीरियसली नहीं लिया और विदेशी लेखकों की लिखी किताबों को ऑफिशियल मान लिया है। इसलिए ललितादित्य जैसे राजा जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, विजन दिखाया, सीमाओं से बाहर सोचा, वो आज बस YouTube वीडियो के टाइटल में नजर आते हैं, वो भी बहुत ही कम YouTube वीडियो के टाइटल में, किताबों में नहीं। लेकिन शायद अब वक्त है कि हम अपने इतिहास को दोबारा खोजें और उन फॉरगॉटन लेजेंड्स को फिर से जिंदा करें जिनका नाम सुनकर कभी दुश्मन कांपा करते थे। अब आखिरी बार जरा सोच के देखिए, 1200 साल पहले एक राजा था जिसने सिर्फ अपने राज्य की नहीं पूरे देश की सुरक्षा की सोची, जिसने धर्म, संस्कृति और शक्ति तीनों का ऐसा बैलेंस रखा जिससे बाहरी अतिक्रमणों को सबक सीखने मिल गया और अपने देश के बौद्ध, हिंदू और दूसरे संस्थानों को संरक्षित कर दिया। आज भारत को देखिए, हम डिजिटल हो गए, मॉडर्न हो गए, लेकिन एक चीज में पिछड़ गए, वो है हमारी हिस्टोरिकल मेमोरीज। हमने ऐसे रूलर्स को तो याद रखा जो टीवी और फिल्मों में आए, पर जो असल में देश के बॉर्डर तक फौज ले गए, उनका कोई स्टैचू तक नहीं है यार। ललितादित्य की कहानी हमें सिर्फ गौरव नहीं देती, ये हमें याद दिलाती है कि भारत कभी सीमित सोच वाला देश नहीं था। उस वक्त का राजा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल, तिब्बत से लेकर अरब तक सोच सकता था। तो हम आज क्यों इतने डिवाइडेड सोचते हैं? ललितादित्य कोई धर्म का ठेकेदार नहीं थे, वो विजनरी थे, अ ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट, अ रियल यूनिफायर। आज जब हम बार बार इतिहास के टुकड़ों में देखते हैं तो हमें फिर से उस सोच की जरूरत है जो कहती थी हम सिर्फ कश्मीर, दिल्ली या कांचीपुरम नहीं है, हम पूरा भारत है और भारत एक संस्कृति है, एक शक्ति है, एक सोच है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे फॉरगॉटन लेजेंड्स को फिर से याद किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम सुना था, और अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे ही फॉरगॉटन हिंदू सम्राट की कहानी जो इतिहास की धूल में दबी है लेकिन उसकी तलवार आज भी गूंजती है, लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें ये फॉरगॉटन लेजेंड्स के बारे में, फॉरगॉटन एम्परर्स के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।